गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपका चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का वीडियो 4, जिसमें आज हम सीखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर पार्ट तो आपको सबको क्लियर होगा, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। देखो, हमने अपनी वीडियो 1 में पढ़ा था बेटा लाइफ स्पैन के बारे में। ठीक, लाइफ स्पैन का वीडियो 2 में हमने पढ़ा था आपकी रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्शन। एंड देन वीडियो 3 में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और आज हमारी स्टार्ट होती है वीडियो नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, और इसी को भी मैंने पूरे कंटेंट को पॉइंट में डिवाइड कर दिया है और एक एक पॉइंट करके वेरी स्मूथली, ठीक है, हर चीज़ को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग है हमारी। इसमें क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा समझने के लिए। अभी तो हम सिंपल क्या समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं। ठीक, एक कॉमन बात हम यही जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो बायोलॉजी क्या कहना चाह रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कि इन्वॉल्व करता है, जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म्स होते हैं। ठीक, लेकिन वो दोनों गैमेट्स ज़रूरी नहीं है अलग अलग इंडिविजुअल के साथ हो, अलग अलग इंडिविजुअल के साथ हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही इंडिविजुअल से मेल गैमेट भी हो और फीमेल गैमेट भी हो। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बेटा हम अलग नाम से कहते हैं, जिन्हें कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनने वाले हैं वो दोनों अपोजिट सेक्स के अलग अलग इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन वो सेम इंडिविजुअल भी हो सकता है। ये बात क्लियर हुई। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, मतलब अब हमारे गैमेट्स बन चुके हैं, इतना काम हो गया है। इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट आपको समझाता है, गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स फ्रॉम द न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब अब जो गैमेट्स बने हैं वो गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे। ठीक, फ्यूज करने के बाद जब सिंगल सेल आपका एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और इस जाइगोट से आगे जाके डेवलप करता है आपका एक न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो सिंपली क्या, पहले पॉइंट में हमने समझा कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, वो सेम पेरेंट से बन सकते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल से भी बन सकते हैं। फिर हमने देखा कि वो जो गैमेट्स बने हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं और आपस में फ्यूज होने के बाद एक सिंगल सेल में आगे जाकर मिल रहा है एज अ रिजल्ट। ठीक है, उसको हमने क्या बोल रहे हैं, जाइगोट। ठीक, थर्ड आते हैं बेटा, ये कहता है इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है बेटा कि आपका जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका बहुत इलेबोरेट, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है। ठीक है, देन इट रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स देम सेल्फ। यानी कि जो गैमेट्स फ्यूज करें, जाइगोट बना, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म बना। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो न्यू ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू बनता है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होती है सेक्सुअल प्रोडक्शन की, वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होती है, ना ही अपने सिबलिंग्स के आइडेंटिकल होती है। ठीक, क्योंकि जबकि हमने देखा था बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आइडेंटिकल हुआ करती थी। ठीक है, और जिसके लिए हमने एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करी थी, क्लोन्स। लेकिन यहाँ पे नहीं होती। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्रोजेनिस डेवलप करती हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होती हैं, क्लोन्स नहीं होती हैं, वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होती हैं। ठीक है, देन देखो बेटा, प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगी डिफर इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। यानी कि प्लांट्स होते हैं आपके, एनिमल्स होते हैं और फंगी होती है, ये आपस में मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चरली डिफरेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। इंटरनल स्ट्रक्चर भी इनका अलग होता है, उनकी फिजियोलॉजी भी अलग होती है। ठीक, समझ रहे हो बेटा, यानी कि प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, फंगस हुई, ये मॉर्फोलॉजी में भी डिफर हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी डिफर है, उनकी फिजियोलॉजी भी अलग है। लेकिन फिर भी इवन देन शेयर अ सिमिलर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। फिर भी बेटा सेक्सुअल प्रोडक्शन करने के जो पैटर्न है वो सब में ऑलमोस्ट सिमिलर है। और वो पैटर्न क्या है बेटा, पैटर्न सब में सेम है। क्या, पहले गैमेट्स बनेंगे मेल एंड फीमेल, फिर वो गैमेट्स फ्यूज होंगे जिसकी वजह से जाइगोट बनेगा और फिर वो जाइगोट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। यही पैटर्न है, यही पैटर्न प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है, यही पैटर्न एनिमल्स में देखने के लिए मिलता है और सिमिलर पैटर्न में फंगस में देखने के लिए मिलता है। आई थिंक बेटा ये वाला पार्ट हमारा अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ है। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फेजेस ऑफ लाइफ।
तो बेटा फेज़ का क्या मतलब होता है, यानी कि जो हमारी एक लाइफ है, पूरी की पूरी लाइफ को हमने कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया। नॉर्मली बात करते हैं, देखो एक चाइल्ड फेज होती है, जो बच्चा होता है ना। इसका तो थोड़ा सा बड़ा होता है तो एक एडोलसेंस फेज आती है, टीनेज फेज आती है, फिर एक पर्सन मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव एज, है ना, एकदम मैच्योरेशन वाली फेज आती है। अब हम जॉब वॉब करने लगे हैं, है ना, हमें थोड़ी सी फैमिली की तरफ से फ्रीडम मिल चुकी है, अब हम सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बन चुके हैं, वो भी एक अपनी अलग फेज़ होती है। ठीक, फिर उसके बाद बेटा एक ओल्ड एज फेज़ आती है। ठीक है, जब आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी थोड़ी स्लो हो जाती है, आप बूढ़े हो जाते हो, है ना, आपका फिजिक थोड़ा लो हो जाता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। ठीक, तो यानी कि एक ही पार्ट को मैं अलग फेजेस में डिवाइड कर रखा है। बहुत सारी हैं ऐसे, तो हम देखें, हमारा डिपेंड करता है हम किस बेसिस पे उसको बताना चाह रहे हैं। लेकिन अब हम अपनी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो पूरी की पूरी लाइफ को बेटा हमने स्टार्टिंग में 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, किसमें, 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। बेटा पहली फेज है जुवेनाइल फेज, जिसको हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा कि जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज दोनों एक ही फेज हैं, अलग अलग नहीं है, बस फर्क क्या है, जुवेनाइल फेज को हम वर्ड यूज़ करेंगे जब हम एनिमल्स की बात करेंगे, और वेजिटेटिव वर्ड यूज़ करेंगे जब हम प्लांट्स की बात करेंगे। इसी तरीके से बेटा एक फिर इसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव फेज, और फिर आती है सेंसस फेज। ठीक बेटा, सेनिसेंस फेज को हम ओल्ड एज भी कहते हैं, ओल्ड फेज में। ठीक है, तो बेटा नाम से आपको समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक एक करके हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, जिससे आपके मन में ज़रा सा भी डाउट ना रहे। ठीक है, देखो बेटा आगे देखो, जूनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज कैसी फेज है। देखो, इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ सिंपली, यानी कि लाइफ का वो पीरियड जिसमें ग्रोथ होती है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जूनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, है ना। यानी कि हमारी बचपन अवस्था, बाल अवस्था, जो बचपन होता है हमारा, यानी कि जन्म लेने के बाद रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने से पहले, यानी कि प्यूबर्टी एज आने से पहले, एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, यानी कि आफ्टर बर्थ और प्यूबर्टी से पहले तक का जो पीछे का गैप है बेटा, टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, जुवेनाइल फेज। और इसी बात को प्लांट्स की बात करेंगे तो हम बोल देंगे वेजिटेटिव फेज। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, फिर आती है बेटा में सेकंड फेज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज पॉइंट्स में कैसे हमने समझते हैं इसको। पहला पॉइंट क्या कहता है इसका, पहला कहता है बेटा पीरियड ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिज्म इज सेक्सुअली मैच्योर एंड एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर। यानी कि बेटा ये आपकी वो फेज है लाइफ की जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म, ठीक, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, उसके गोनाड्स मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि वो इस फेज में कैपेबल होता है कि वो अपनी ऑफस्प्रिंग को आगे बढ़ा सके, वो अपने बेबीज प्रोड्यूस कर सके इन सिंपल। ठीक, तो वो फेज आपकी रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। सेकंड पॉइंट क्या आपको समझा रहा है, एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज। यानी कि जब आपकी जुवेनाइल फेज एंड होती है, वो ही एक इंडिकेशन है कि रिप्रोडक्टिव फेज आपकी स्टार्ट होती है। ठीक, तो यानी कि एंडिंग ऑफ द जुवेनाइल फेज इज द इंडिकेशन, ठीक है, या फिर इज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक, एंड थर्ड पॉइंट बेटा फाइनली, फ्लावरिंग ऑन प्लांट्स इज इंडिकेशन ऑफ दिस। यानी कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जो फ्लावर आते हैं ना बेटा, जो फूल उगते हैं सुंदर सुंदर, किस पे रेड फूल आ रहा है, किस पे येलो आ रहा है ना, मल्टी कलर फूल्स आ रहे हैं ना, फ्लावर्स आ रहे हैं, फूल्स नहीं, फूल की बात करूँ मैं, यानी कि फूल फ्लावर। ठीक है, हाँ, तो बेटा यानी कि वो इस बात का इंडिकेशन होता है कि प्लांट अब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुका है, अब उसमें पॉलिनेशन होगा, उसमें फ्रूट्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो तीनों पॉइंट क्लियर आई थिंक रिप्रोडक्टिव फेज के। और फाइनली आते हैं बेटा अपनी थर्ड फेज पे, जिसका क्या नाम है, सेनिसेंस फेज, या फिर इसको हम ओल्ड फेज भी कहते हैं। अब देखो समझते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है इसमें, पीरियड आफ्टर द रिप्रोडक्टिव फेज व्हेन अ सेल लूजेज इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। यानी कि बेटा रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एक ऐसी फेज आती है जो सेल्स होते हैं वो अपने रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी को खो देते हैं। तो ये फेज कहलाती है आपकी सेनिसेंस फेज या ओल्ड फेज। यानी कि इस फेज में अब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। बात क्लियर हुई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंडिकेट्स एंडिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। बात समझ ली हमने, यानी कि ओल्ड एज का क्या मतलब है कि रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो चुका है, दी एंड हो चुका है, फिनिश हो चुका है, समापन हो चुका है। यानी कि अब एक पर्सन जो है वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द पैरामीटर। यानी कि बेटा जब ओल्ड एज आएगी तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सेनिसेंस फेज की। और फाइनली अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और ये एक ऐसी फेज है जिसका फाइनल रिजल्ट जो होगा अल्टीमेटली धीरे धीरे ओल्ड फेज के बाद एक पर्सन की, एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। आई थिंक बेटा मेरे हिसाब से तीनों फेजेस क्लियर है आपको, जुवेनाइल फेज भी क्लियर है, रिप्रोडक्टिव फेज भी क्लियर है, और सेनिसेंस फेज भी क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्या बात है कि ये तीनों फेजेस हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में इन सबका ट्रांजिशन होता रहता है।
कि एक ही की लाइफ में पहले जुवेनाइल फेज आती है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है रिप्रोडक्टिव फेज में, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है सेनेसेंस फेज में। ऐसा क्या है? ठीक, तो बेटा ये हम आपके लिए एक हैशटैग करके मैंने एक बॉक्स में कर दिया है कि ये क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि हॉर्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस, यानी कि तीनों फेजेस में जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाना, रिप्रोडक्टिव फेज से सेनेसेंस फेज में जाना, ठीक है, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? आपकी बॉडी में सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स। ठीक, क्योंकि बेटा हर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल होता है हॉर्मोन्स का, अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं। ठीक, और इन हॉर्मोन्स के सिक्रेशन के बेसिस पे ही सारी फेजेस में ट्रांजिशन होता है। आई थिंक बेटा मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से आपको ये सारी तीनों फेजेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी नहीं होती हैं तो लेट मी नो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक भी डाउट ना रहे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट हेडिंग। चलो बेटा, हमने फिजिक्स के बारे में तो जान लिया, अब देखते हैं बेटा प्लांट्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं इन फिजिक्स के बेसिस पर ही। ठीक, जैसे कि वो तीन कैटेगरी क्या? पहली बेटा एनुअल प्लांट्स, फिर है बाइनियल प्लांट्स, और फिर है पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? आप चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उनका, अदरवाइज पोज कर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब बेटा नोट डाउन भी नहीं करना है तो इसी वीडियो को बार बार देखते रहिए, ये सब कुछ आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और आपके नोट से ज़्यादा आपके माइंड में इनका कॉपी होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मुझे कॉपी में कॉपी हो या ना हो, लेकिन माइंड में कॉपी होना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बार बार वीडियो को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, धीरे धीरे वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा और आपको कभी भी भूलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हो बेटा, समझते हैं अब एनुअल प्लांट्स की अगर मैं बात करें कि एनुअल प्लांट्स बेटा आपके वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी पूरी एंटायर लाइफ साइकिल को एक साल में ख़त्म कर लेते हैं। अब पूरी लाइफ साइकिल में कितनी फेजेज हैं? तीन। जुवेनाइल फेज है, यानी कि प्लांट्स की बात करें तो वेजिटेटिव फेज है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज है, और एट लास्ट सेनेसेंस फेज है। यानी कि कहना चाहते हैं ऐसे प्लांट्स, कौन से बेटा? ऐसे प्लांट्स जिनकी अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल, यानी कि उनकी वेजिटेटिव फेज भी, उनकी रिप्रोडक्टिव फेज भी, उनकी सेनेसेंस फेज भी, तीनों फेजेज एक साल में ही कंप्लीट हो जाएं, ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल प्लांट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा राइस प्लांट ले लीजिए, है ना, हर एक मौसम में एक फसल उगती है फिर वो खत्म हो जाती है, तो वह एनुअल प्लांट हुआ। ठीक है, अब बात बेटा बाइनियल प्लांट्स, देखो समझो बाइनियल, बाई बाय वर्ड स्टैंड करता है बेटा दो के लिए। ठीक, तो यानी कि सिंपली हम समझ रहे हैं कि ऐसे प्लांट्स जिनकी अपनी पूरी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट होती है, ठीक, 2 ईयर्स, वैसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल में कंप्लीट करते हैं उन्हें हम बाइनियल प्लांट्स बोलते हैं बेटा, है ना। यानी कि उनका पहला साल तो होगा ग्रोथ फेज का, और फिर सेकंड ईयर में वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएंगे। ठीक, और फिर ओल्ड एज आएगी सेकंड में ही फ्रूट्स होने के बाद, और फिर उनकी डेथ हो जाएगी। और बेटा फिर थर्ड कैटेगरी आती है आपकी पेरिनियल प्लांट्स की। बेटा पेरिनियल प्लांट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जिनकी पूरी लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर्स तक चलती है, यानी कि वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 साल से ज़्यादा का समय लेते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। बात क्लियर है बेटा? पेरिनियल प्लांट्स का एग्जाम्पल आप मैंगो ले लीजिए, है ना। ऐसा तो नहीं है एक बार उस पर आम आ गए तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी, उस पर फिर दोबारा आम आएंगे, यानी वो पेरिनियल प्लांट्स आपका। ठीक, बात क्लियर हुई? अब आते हैं बेटा आपका नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक पॉइंट है जो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, और ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, यही समझाना तो मेरा काम है, समझिए। एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। यानी कि बेटा जो आपके एनुअल और बाइनियल प्लांट्स हैं, ठीक बेटा जी, जो आपके एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स हैं इनके अंदर हमें क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कब उनकी वेजिटेटिव फेज है, कब उनकी रिप्रोडक्टिव फेज है, और कब उनकी सेनेसेंस फेज आ रही है। लेकिन बट जब बात आती है पेरिनियल प्लांट्स की, तो वहाँ पे क्लियर कट हम डिफाइन नहीं कर सकते कब उनका वेजिटेटिव फेज है और कब उनका रिप्रोडक्टिव फेज है और कब उनका सेनेसेंस फेज है। ठीक, पता कर सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई बेटा? चलो अब आते हैं प्लांट्स को डिफाइन करने के लिए एक और कैटेगरी है, दैट इज दो टाइप के प्लांट्स, मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ध्यान से समझिएगा, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। देखो कार्पिक वर्ड यानी कि कार्पल से आया है, और कार्पल के स्ट्रक्चर में बेटा आप देखो तो क्या होती है, ओवरी होती है, और ओवरी आगे जाकर क्या बनती है, फ्रूट्स में कन्वर्ट होती है। बात क्लियर हो रही है? तो यानी कि मोनो स्टैंड्स फॉर वन, तो इसका मतलब क्या है, मोनोकार्पिक प्लांट्स बेटा आपके ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार, अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्रूट्स को डेवलप करते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है सिंपली। यानी कि फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग फेज है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज है,
टेक्निकली बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज सिर्फ एक ही बार आती है उनकी लाइफ में, और उस फेज में वो अपने फ्रूट्स डेवलप करते हैं, फ्लावर्स आते हैं उन पे, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे प्लांट्स को हम मोनोकार्पिक प्लांट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में बेटा आपका वीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, बैम्बू ले लीजिए, ये तीनों के तीनों आपके मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं। ठीक, फिर आते हैं बेटा आपके पॉलीकार्पिक प्लांट्स पे। देखो पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी, यानी कि इसमें जो फ्लावर है ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर हर साल आता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीजन में। तो जैसे कि एग्जांपल बेटा मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब एग्जांपल आपके किसके, पॉलीकार्पिक प्लांट्स के। आई थिंक बेटा सारी बातें क्लियर हो रही हैं आपको, ठीक है। चलो बेटा, अब बेटा हमें कुछ के बारे में पढ़ना है, जैसे कि एक है आपका बैम्बू। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है बेटा, समझिएगा, ठीक है। लाइफ लेसन भी बहुत अच्छा है इसमें, और बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो मैं पढ़ना ही है अपने एग्जाम के लिए, मार्क्स तो चाहिए, है ना। चलो तो देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि अपने पूरे जीवन चक्र में, पूरे जीवन काल में बैम्बू जो है सिर्फ एक बार फ्लावर करता है, इसलिए बैम्बू किस कैटेगरी में आएगा, मोनोकार्पिक, याद रखिएगा हमेशा। देन बेटा आता है जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग, यानी कि बेटा एक बार तो फ्लावर करता है बैम्बू प्लांट, लेकिन कब बेटा 50 से 100 साल के बीच में, यानी कि फ्लावर आने के लिए कम से कम 40 से 50 साल फिर भी लग जाते हैं, और 40 से 50 साल वेट करने के बाद एक बार उस पर फ्लावरिंग आएगी, ठीक है, वो अपने फ्रूट्स डेवलप करेगा, और उसके बाद बेटा उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। लेकिन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, यानी कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स को ये प्रोड्यूस करता है फिर डाई कर जाता है ना। बात क्लियर हुई, होनी भी चाहिए बेटा, तो वही बहुत ही इजी पॉइंट में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है इनको। चलो ठीक है, अब आते हैं बेटा एक सेकंड बारी में और पढ़ना है, दैट इज स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये बेटा आपका एक स्पेशल टाइप का फ्लावर है, और हिंदी में इसको नीला कुरिंची कहते हैं, नील कुरिंची, ठीक है। अब इसके बारे में स्पेशल क्या है वो देखते हैं बेटा, इसके बारे में स्पेशल क्या है, फ्लावर ओनली वंस इन 12 ईयर, यानी बेटा 12 साल में एक बार फ्लावर आता है इस प्लांट्स पे, है ना बेटा। हमारा नेचर कितने ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से घिरा हुआ है, कितने फैक्ट्स हमारे नेचर में ना, कितने राज छुपाए बैठा है हमारा नेचर, अच्छा लगता है ना सुनने में। तो खुद ही सोचो बेटा 12 साल में सिर्फ एक बार, पूरे 12 साल लगते हैं बेटा इस फ्लावर को एक बार फूल आने के लिए, और फिर एक बार फूल आ जाते हैं उसके बाद वो डाई कर जाते हैं, ठीक, उसके बाद फिर 12 साल बाद उस पर फ्लावर आएगा। चलो देखो बेटा इसके बाद क्या है, फ्लावर वंस इन 12 ईयर, फ्लावरिंग अकरिंग, फ्लावर आते कब है, देखो सितंबर अक्टूबर के बीच में आते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड है जब इस प्लांट पे फ्लावर देखने को मिलता है, कब, सितंबर और अक्टूबर, ठीक बेटा। जैसे कि 2006 में आए थे, फिर 2006 बाद 2018 में आए हुए हैं। नहीं बेटा 2018 में एक्चुअली पूरा टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, पूरे पूरे जो हिल्स हैं वो बिल्कुल वायलेट कलर में, ब्लू कलर में, नील कुरिंजी नाम बेटा इसलिए इसका, पूरे फ्लावर ब्लू कलर के होते हैं, पूरे को पूरे पहाड़ बेटा ब्लूइश हो जाते हैं, इतना ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार 2018 में आई थिंक वहाँ का मौसम, वेदर बहुत ख़राब हो गया था, तो पूरा का पूरा जो मौसम था वो, मतलब कि पूरा पूरा टाइम पीरियड, इस बार टूरिस्ट का वहाँ पे जैसा होना चाहिए उस हिसाब से गैदरिंग नहीं हो पाई थी 2018 में। और बेटा फिर हमें वेट करना पड़ेगा 2030 का, जो कि अपकमिंग है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कब कब देखा गया, अब किस टाइम आपका 2030 में, या अपकमिंग ये फ्लावर कब करेगा, तो आंसर होगा 2030 में, ठीक है। थर्ड, ट्रांसफॉर्म ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज, यानी कि कौन से हिली एरियाज में मिलता है, केरला के, कर्नाटका के और तमिलनाडु के, इनटू ब्लू स्ट्रेचेस, यही बात बोली उन्होंने बेटा, नीले रंग के फूल होते हैं ना तो पूरे पूरे ब्लू स्ट्रेचेस की तरह लगते हैं, ठीक। तो बेटा दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुई, बैम्बू की और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की। नील कुंजी की एक ही बात है बेटा, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना उसका टेक्निकल नेम है, नील कुंजी उसका कॉमन नेम, ठीक है। हाँ आपको क्लियर है, मुझे पता है, और नहीं भी है तो अब हो जाएगा, और अब नहीं होगा तो इस वीडियो को फिर दोबारा देखना, फिर तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं होता था बेटा, जब मुझे कमेंट करना, फिर मैं स्पेशल एक और वीडियो बनाकर फिर से अपलोड कर दूँगा, फिर देखिएगा, फिर तो 100% आपको क्लियर हो ही जाएगा। चलो अब पढ़ते हैं बेटा आगे हम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एनिमल्स के बेसिस पे बेटा, सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूस ब्रीडर्स। जो हमारे एनिमल्स हैं बेटा दो टाइप के होते हैं, एक है आपके सीजनल ब्रीडर्स, एक है आपके कंटिन्यूस ब्रीडर्स, ठीक है। तो सीजनल ब्रीडर्स की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म विच मेट और ब्रीड ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर, यानी कि बेटा ऐसा होता है कुछ एनिमल्स आपके, कुछ कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही मेटिंग करते हैं, ठीक है। जो उनका रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन इवेंट है
रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान होता है, उसी को हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में फ्रॉग, लिजर्ड और बर्ड्स आ गए। कंटिन्यूस ब्रीडर्स जो है बेटा, इनमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में, किसी भी समय ब्रीड कर सकता है, उन्हें हम कंटिन्यूस ब्रीडर्स बोलते हैं। जैसे हम ह्यूमन से है ना बेटा, देखो बर्थडे ऐसा तो नहीं है किसी का कि हमारे ह्यूमन बींग्स है बर्थडे उनका सितंबर अक्टूबर नवंबर में आएगा या फिर जनवरी फरवरी मार्च में आएगा, बीच में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है ना। सबके बर्थडे होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, हर मंथ में किसी न किसी का बर्थडे होता है। तो इसका मतलब क्या है, हम किसी भी ह्यूमन बींग्स किसी भी मंथ में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्टिव एक्टिव होते हैं हम कंटिन्यूसली होल द ईयर। तो हम किसके अंदर आएंगे, कंटिन्यूस ब्रीडर्स के अंदर। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर हुई आपको, सीजनल ब्रीडर्स की भी और कंटिन्यूस ब्रीडर्स की भी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आप देख सकते हो अगर डिफ्रेंशिएशन के लिए आता है। ठीक है, चलिए बेटा जी अब हम मूव करते हैं आज के लास्ट इवेंट की तरफ, यानी कि बस बहुत जल्दी ही अब ये वीडियो हम फिनिश करने वाले हैं और आपको गुड बाय कहने वाले हैं सिर्फ आज के लिए। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय विद द न्यू हेडिंग्स और न्यू टॉपिक। ठीक है, चलो बेटा देखो अभी वाला पॉइंट क्या कहता है आपका, बर्ड्स इन कैप्टिविटी। देखो बर्ड्स इन कैप्टिविटी का मतलब है, कैप्टिविटी में मतलब पोल्ट्री फार्म्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। वहाँ पे भी जो आपकी बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती हैं, कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू देयर, और पूरे साल देती हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कंटिन्यूस ब्रीडर है? नहीं बेटा, बेटा इस केस में जो अंडे दिए जा रहे हैं वो रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग नहीं कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि उनको बेटा केमिकली इंजेक्शन के थ्रू ऐसा किया जा रहा है कि वो थ्रू आउट द ईयर क्या करें, एग्स को ले करें। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर, हमारे वेलफेयर के लिए कॉमर्शियल लेवल पे एक्सप्लोइटेशन करना। ठीक है, तो इसलिए इसको हम रिप्रोडक्शन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। बेटा मैमल्स कैटेगरी में अलग होते हैं, प्लेसेंटल, नॉन प्लेसेंटल। तो ऐसी फीमेल्स जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है उनके अंदर बेटा बॉडी में साइक्लिक चेंजेस आते हैं। ठीक है, उनकी जो ओवरीज होती हैं, जो उनकी एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं और जो उनके हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स की बॉडी के, तो उनके रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जब उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है फीमेल्स में, तो पूरी रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान बेटा उनकी हर महीने एवरी मंथ उनकी बॉडी के अंदर, प्लेसेंटल मैमल्स की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, ये बात याद है ना, प्लेसेंटल मैमल्स की, उनकी बॉडी में उनकी ओविडक्ट्स में, ठीक है, और उनके हार्मोन्स में, उनकी ओवरीज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, बात कर रही। अब ये जो चेंजेस आते हैं इन्हीं बेसिस पे बेटा जो साइकिल होती है, इस साइकिल को हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक को कहते हैं हम ईस्ट्रस साइकिल और एक को बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब हम ईस्ट्रस साइकिल की बात करें तो बेटा ईस्ट्रस साइकिल आपकी वो साइक्लिक चेंजेस हैं जो कि रिप्रोडक्टिव फेज में होती है, लेकिन किस में, प्लेसेंट मैमल्स में। मैमल्स में भी कौन से, प्लेसेंटल, जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट, और बेटा प्लेसेंटा में भी कौन से, नॉन प्राइमेट्स। यानी कि बेसिकली कह सकते हैं हम द मंथली साइक्लिक चेंजेस अकरिंग इन द नॉन प्राइमेट फीमेल्स, उसको हम ईस्ट्रस साइकिल बोल रहे हैं। जैसे बेटा आपकी काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा। ठीक, अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी वो साइक्लिक चेंजेस हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान आते हैं। सिंपली वही जो हमने पढ़ा है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे नॉन प्राइमेट्स की बात हो रही थी और यहाँ पे बेटा प्राइमेट की बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे नॉन प्राइमेट फीमेल्स थी, यहाँ पे प्राइमेट फीमेल्स हैं, जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमंस। बेटा हम ह्यूमंस हैं ना, हाँ बेटा हमारे ह्यूमंस में बेटा फीमेल्स की केसेस में जो एवरी मंथ आपके क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस आते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। हाँ, एवरी फीमेल्स एवरी मंथ उनके अंदर ये साइकिल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। आई थिंक बेटा सब कुछ क्लियर है आपको, है ना। तो ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड पढ़ते रहो और सीखते रहो।